Rahim, I'm Waqas Ahmed and today we are going to talk about pharmacology of malarial drugs. आज हमने मलेरियल ड्रग्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरह जो है ना मलेरियल ड्रग्स को इंशाल्लाह हम ट्रीट कर सकते हैं। मलेरिया हमें पता है कि ये प्लाज्मोडियम से होता है, सारों को पता है, 9th में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, प्लाज्मोडियम से होता है, हमें पता है। ठीक है, हम मोटी मोटी इसकी हिस्ट्री के बारे में चले जाते हैं। शुरू में क्या था कि मलेरिया का मतलब ही यही था कि माला मीन बैड और एयर मीन्स एयर, एरिया मीन्स एयर। तो मलेरिया का मतलब ये समझा जाता था कि बैड एयर, यानी जो है ना ये इस जगह पे होता है जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, गंदी सी बदबू होती है, या जो है ना मार्शी एरियाज़ में तकरीबन ये ज़्यादा होते हैं जहाँ पे गंदा पानी होता है। यही ख्याल किया जाता था कि यार ये जो है ना गंदे पानी की वजह से हो जाता है। फिर आपको पता है कि वॉलंटियर्स थे, उन्होंने क्या किया, रज़ाकाराना तौर पर जो है ना जो गंदा पानी था वो पिया, वो पानी पीने की वजह से उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें भी पता लग गया कि जो बैड पानी वगैरह होता है ये उससे मलेरिया नहीं होता। हमें इस टाइम तक ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये प्लाज्मोडियम वगैरह की वजह से होता है। फिर आगे एक्सपेरिमेंट हुए, रोनाल्ड रोस ने एक्सपेरिमेंट किए, उनको पता लगा कि यार कुछ ब्लड में उनको कुछ कीड़े टाइप के नज़र आए, कुछ नई चीज़ें नज़र आईं जिनको उन्होंने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। फिर हमें ये नहीं पता था कि वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर इंटर कैसे होते हैं। फिर आहिस्ता एएफ हेकिंग के एक्सपेरिमेंट्स हुए, एएफ हेकिंग ने बताया, एक्सपेरिमेंट्स उसने किए, ऑब्जर्वेशंस थी उसकी 20 से ज़्यादा, उसने ऑब्जर्वेशंस की। उसने कहा कि यार जो लोग जो है ना रात को चादर लेके सोते हैं उनको मलेरिया बहुत कम होता है, जो किसी घास के जो फायर वर्क होता है यानी जहाँ आग लगी होती है उधर सोते हैं, मतलब उनको भी जो है ना मलेरिया बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो आग वगैरह अपने करीब लगा के नहीं सोते। और तीसरा उसने कहा कि जो घरों के अंदर सोते हैं उनको कम मलेरिया होता है और जो घरों के अंदर सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है। इस तरह की उससे तकरीबन 20 से ज़्यादा उसकी ऑब्जर्वेशंस थी। फिर इन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्ज़र्व करते 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 उसको पता लगा कि यार मे भी मॉस्किटो की वजह से ही होता हो। फिर आहिस्ता एक्सपेरिमेंट होते रहे, फिर हमें पता लग गया कि वाकई ये मॉस्किटो की वजह से होता है। फिर हमें पता यहाँ तक कि हमें पता लग गया, तो रोनाल्ड उसने एक्सपेरिमेंट भी किए थे कि प्लाज्मोडियम जो है ना हमें मलेरिया काज करता है, हमें ये भी पता है। फिर आहिस्ता ये हमारी बॉडी के जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये हमें बता तो ये थे कि प्लाज्मोडियम से हमें होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम हमें बीमार कैसे करती है, प्लाज्मोडियम की वजह से किस तरह जो है ना हमें डिजीज़ हो जाती हैं, किस तरह जो है ना मलेरिया के सिम्टम्स शो होते हैं। मलेरिया आपको पता है कि ऐसी बीमारी है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को मारा हुआ है। ठीक है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग, अक्सर MCQs भी आ जाता है कि ऐसी किसी बीमारी का नाम बताएं जिससे इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा मरे हो। तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज़्यादा दुनिया में इंसान मरे हुए हैं, और किसी बीमारी से इतने ज़्यादा बंदे नहीं मरे हुए, सिर्फ मलेरिया से बने हुए। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि शुरू में जो है ना लुइस पास्चर आए हैं। लुइस पास्चर ने तो हमें माइक्रोबायोलॉजी में ये बता दिया था कि बैक्टीरियाज होते हैं या वायरसेस होते हैं वो हमें बीमार कर देते हैं। तो हम यही समझते थे कि शायद जो है ना जो मच्छर के काटने की वजह से कोई बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो जाता होगा या वायरस ट्रांसमिट हो जाता, तो प्रोटोजोन्स के बारे में तो हमें पता ही क्यों नहीं था। फिर रॉबर्ट विटेकर आए, रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम्स बनाए हैं उसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और एनिमल्स और प्लांट्स और फंगस, इन सारी चीज़ों को अलग कर दिया। जो चीज़ें ना एनिमल्स होती थी, ना प्लांट्स होती थी, ना फंगस होती थी, ना यूनिसेलुलर यानी मोनेरा होती थी, फिर उनको किंगडम प्रोटेस्टा में रख देते थे। फिर उसी किंगडम प्रोटेस्टा में प्रोटोजोन्स आए, वो प्रोटोजोन्स जो है ना आगे प्लाज्मोडियम को कैरी करते थे। ये बिल्कुल एनिमल्स लाइक होते हैं, कीड़ों की तरह होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं ना, प्रोटोजोन्स की आगे ये स्पीशी है प्लाज्मोडियम, जीनस है उनकी। तो प्रोटोजोन्स जितने भी होते थे ना उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है ना सीलिया या फ्लैजिला की फॉर्म में होता है। तो दो जो मेन डिफरेंसेस है ना, ये प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं, प्लाज्मोडियम जो होते हैं इनके जो है ना बाकी प्रोटोजोन से इनके दो मेन डिफरेंस हैं। एक ये होता है कि इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता, बाकी जितने भी प्रोटोजोन्स थे उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता था सीलिया या फ्लैजिला की फॉर्म में। मिसाल के तौर पे हमारे पास चलने के लिए टांगे हैं, जो और जानवर हैं उनके पास भी टांगे वगैरह होती हैं, तो इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। यही चीज़ तो फिर आगे बायोलॉजिस्ट को तंग कर रही थी कि यार इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये फिर हमारी बॉडी के अंदर इंटर कैसे हो जाते हैं, चल के तो नहीं आ सकते, हवा के अंदर तो नहीं आ सकते, कीड़े तो हम खाते नहीं हैं, तो किस तरह ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। फिर शायद आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च ये पता लगी शायद हम जो है ना खाने में इनको खा देते हों, या इनके जो एग सेल्स हैं वो हमारे खाने के अंदर हो, जिसकी वजह से जो है ना ये आगे ट्रांसमिट होते हों। फिर हमें पता लगा कि यार ये तो अंडे भी नहीं देते हैं, एग सेल्स भी इनके नहीं होते हैं, फिर किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह तो चलो हमें किसी टक लगता है या किसी जगह जरासीम वगैरह लगते हैं उसके ज़रिए से, या जो है ना हमारे नाक के ज़रिए से, जो मुंह के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। वायरसेस भी बिल्कुल इसी तरह। तो ये कैसे इंटर होते हैं, इनके पास तो कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है नहीं। दूसरा इनका मेन डिफरेंस ये है कि इनके पास ना किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होता। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या मतलब है, यानी हम जो खाना वगैरह खाते हैं ना हमारे सेल्स के अंदर जाता है, तो वो खाने को हम पहले तोड़ा जाता है, वो लाइसोसोम्स आता है, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो उसके साथ मिलते हैं तो एक वैक्यूल बनता है जिसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं।
उसके बाद वो क्या करता है, जो उसमें से यूज़फुल चीज़ें होती है उसे सेपरेट कर लेता है, उससे एनर्जी बनवाता है, जो यूज़फुल नहीं होती उसे सेल के बाहर भेज के जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देता है। तो उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होता, तो ये फिर अपनी एनर्जी कैसे बनाता है। ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ सवालात थे जो हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहे थे, लेकिन पता कुछ नहीं था कि ये क्यों हो रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है ना डिस्कशन का, वो यही है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम तो चला गया, प्लाज्मोडियम चला गया, वो बीमार कैसे कर रहा है। हमें पता है कि मलेरिया की क्या सिम्टम्स होती हैं, हमें पता है कि क्या होता है। हर किसी को तकरीबन ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा, बहुत कम ही बंदे ऐसे होंगे जिनको मलेरिया ज़िंदगी में ना हुआ। बुखार तो सबको ही होता है ना, तो तकरीबन जो है ना 82% 70% जो बुखार होता है तकरीबन मलेरिया बुखार ही होता है। लेकिन मलेरियल बुखार और दूसरे बुखारों में जो बैक्टीरिया और वायरस से होता है उनमें यह फ़र्क होता है कि मलेरिया में हमें शिवरिंग होती है, कब कभी लगती है, ठंड लग रही होती है, गर्मी हो रही होती है, लेकिन गर्मी में इंसान कंबल लेके लेटा होता है। ठीक है, पसीने आ रहे होते हैं, गर्मी लग रही होती है, ऊपर से एक तो ठंड लग रही होती है, कंबल लिया होता है और ऊपर से पसीने भी आ रहे होते हैं, जिस्म टूट रहा होता है, शदीद किस्म का पेन हो रहा होता है टांगों में, इंसान चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। और इवन दो कि जो अक्सर आपने देखा होगा कि नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है, मतली स्टार्ट हो जाती है, यानी मुंह में जो है ना खट्टा पानी आता है, और ये सारी सिम्टम्स मलेरिया की होती हैं। अब ये होता कैसे है, ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी मलेरिया के सिम्टम्स थे। ये तकरीबन 100 साल पहले ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर किया जा चुका है। आज हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तकरीबन कि किस तरह जो है ना ये सारी चीज़ें होती है हमारी बॉडी के अंदर। आपको ये पता है, सारे बंदों को तकरीबन ये पता ही होता है कि प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है मच्छर के काटने की वजह से। मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे जाता है, मच्छर के अंदर जो है ना दो होस्ट होते हैं, एक सेकेंडरी होस्ट है, एक प्राइमरी होस्ट है। मच्छर उनका प्राइमरी होस्ट है, उसके बाद जो है ना सेकेंडरी होस्ट हम है। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोन्स के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है। जब लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है तो उन्हें एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है। उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा, मच्छर लेके जाएंगे। वो मच्छर के अंदर जो है ना एज अ होस्ट रह रहे होते हैं, पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर वो एज अ पैरासाइट्स रहते हैं, उनके मच्छरों के अंदर जो है ना एज अ होस्ट रह रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना एक स्पोर टाइप का बनाते हैं, स्पोरोजाइड्स। वो स्पोरोजाइड्स उनके स्लाइवा के अंदर रहते हैं। जब मच्छर हमें काटते हैं ना तो 3 काम वो करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, मच्छरों के पास एक ऐसे सेंस ऑर्गन है कि वो हमारे जो है ना जो ब्लड की स्मेल्स होती है उसे सूंघ लेते हैं दूर से। आप रात को अंधेरा हो रहा हो, आपने चादर लेके सो रहे हो, सिर्फ आपने बाजू ऊपर किया और आपके हाथ नंगे हो, तो आपके जो मच्छर है ना वो आके आपके कपड़ों के ऊपर नहीं बैठेंगे, वो आके आपके उसी नेकेड ऑर्गन्स के ऊपर बैठेंगे जहाँ पे कपड़ा नहीं है, जहाँ से वो इजीली पिर्च कर सके। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास एक ऐसी सेंस ऑर्गन्स होती है कि वो ब्लड की स्मेल्स को पहचान लेते हैं, तब जाके जो है ना वो जाके हमें काटते हैं और वगैरह। दूसरा मेन काम वो क्या करते हैं, उनके पास जिस तरह हमारे पास पिन टाइप की होती है, पिन को मारोगे हमें दर्द होता है, उसी तरह वो क्या करते हैं, उनके पास जो पिन टाइप की है, यानी जिसकी वजह से वो हमारी स्किन को पिर्च आउट करते हैं, उस पिर्च आउट जब वो जो स्किन को पिर्च आउट करते हैं वो 2 चीज़ें रिलीज़ करते हैं। सबसे पहले वो जो है ना एक छोटा सा एनेस्थेटिक मटेरियल रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है, हमें दर्द नहीं होता जिस टाइम वो हमें काटता है, ताकि हम उसे मार ना दें। और दूसरा मेन काम वो क्या करती है, एंटी कोगुलेंट रिलीज़ करती है, क्योंकि हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा क्लॉट होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसकी जो निप होती है जिसकी वजह से उसने खींचना होता है तो वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है तो वो एकदम नहीं खींच सकता, तो वो एंटी कोगुलेंट एजेंट रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, पतला हो जाता है। पतला होने के बाद वो पतला जो है ना ब्लड इनटेक करती है। अब जब हमारा ब्लड उसने इनटेक करना है यानी चूसना है, तो वो क्या करेगी, वो हमारे स्किन को पिर्च आउट करेगी। जब स्किन को पिर्च आउट करेगी तो वो क्या करेगी, जब हमें थोड़ा बहुत स्लाइवा भी रिलीज़ कर देगी। स्लाइवा रिलीज़ करेगी, उस स्लाइवा के अंदर जो है ना प्लाज्मोडियम के जो पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम होता है यानी पैरासाइट्स, वो भी रिलीज़ आउट हो जाएगा। और वो रिलीज़ आउट होने के बाद जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगा और हमारी बॉडी के अंदर हमें नुकसान पहुँचाता रहेगा। ये जो है ना किस तरह ट्रैवल करेगा, किस तरह नुकसान पहुँचाएगा, वो अभी मैं आपको डिटेल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, हमारे जो मोटा मोटा बर्ड आई व्यू था वो हमने दे दिया कि होगा कुछ ऐसा कि मच्छर जो है यानी मच्छरों के भी जो है ना आगे स्पेशल टाइप्स हैं। ठीक है ना, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, और सिर्फ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ही है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो हमें काट सकती है। और ब्लड कंटेक, हमें जितने भी मच्छर काटते हैं ना वो तकरीबन सारे फीमेल्स होते हैं, मेल मच्छर हमें नहीं काट सकते। उसकी वजह ये है कि उनके पास पिर्चिंग ऑर्गन्स ही नहीं है, यानी वो उनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसकी वजह से वो हमारी स्किन को पिर्च आउट कर सके। हाँ, एनेस्थेटिक एजेंट रिलीज़ करने के बाद जो है ना हमारी बॉडी से जो वो जगह सुन कर सके, या कोई ऐसा एंटी कोगुलेंट रिलीज़ कर सके कि हमारा ब्लड जो है ना पतला कर दे और उसके बाद वो चूस ले, ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास ये एजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं उसकी वजह यह है कि मेल मॉस्किटो ने आगे जो है ना बच्चे भी नहीं देने होते ना, अंडे देने होते हैं। जो फीमेल मॉस्किटो होती है उन्होंने आगे जो है ना एग सेल्स को फीड आउट करना होता है, कि बच्चों को जो है ना फीड आउट करना होता है।
उसके लिए जो है ना इनको ब्लड की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, और वो ब्लड जो है ना वो फीमेल इनटेक कर सकते हैं पिंच आउट करके स्किन। तो ये फीमेल्स की आगे स्पेशल नाम है उसका, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इसी तरह जो हमारे डेंगू वायरस का जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर इनटेक करती हैं उसका नाम फीमेल एडीज़ मॉस्किटो होता है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं मलेरियल, और जो एडीज़ मॉस्किटो होते हैं उनमें डिफरेंट भी होता है कि एडीज़ मॉस्किटो के ऊपर डॉट्स होते हैं, दूर से हम पहचान लेते हैं थोड़ा बड़ा मच्छर होता है, और जो एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है उसके ऊपर जो है ना बिल्कुल काला टाइप का मच्छर होता है जो अक्सर रातों को हमें काटता है। तो ये हमें पता लग गया कि कौन सा जो है ना मच्छर हमें काटता है और किस तरह जो है ना हमारी बॉडी के अंदर वो प्लाज्मोडियम इंटेक करता है। प्लाज्मोडियम इंटेक करने के बाद वो प्लाज्मोडियम हमारे लिवर्स के पास जाता है, हमारे लिवर सेल्स के अंदर वो डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाता है, और रेड ब्लड सेल्स को वो बर्स्ट आउट करता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आगे हमें मलेरियल की सिम्टम्स शो होती हैं। ये हमारे जो दिमाग है ना इसके अंदर ये मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग मलेरिया होगा। अब हमारे पास जो जिस तरह हमारे पास डेंगू वायरस होता है ना, डेंगू वायरस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमारे पास जो है ना एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वायरस है, वायरस जैसा मिसाल की तरफ हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास जो मलेरिया काज करने वाला प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स होता है इनका। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम इनटेक होता है ना, मच्छर हमें काटता है और प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर डाल देता है, उसके बाद से लेकर जब तक वो प्लाज्मोडियम हमें बीमार नहीं कर देता, इस टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड्स हैं डिफरेंट वायरसेस के। ठीक है, इसीलिए अभी तक डेंगू वायरस की क्यों नहीं वैक्सीन नहीं बन पाई? उसकी वजह यह है कि एक वायरस की अगर हम वैक्सीन बना लेते हैं तो कोई दूसरा वायरस आके आपको डेंगू वायरस का आपको काट देता है, तो आपको दोबारा डेंगू की सिम्टम शो होना स्टार्ट हो जाएगी। मलेरिया की अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं बनी? बन गई है, लेकिन हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स के इसके वायरस हैं। अगर एक वायरस काट देता है तो उसकी अगर आप वैक्सीन लगा देते हैं तो आपको कोई दूसरे टाइप का वायरस आके काट दे, वायरस कह रहा हूँ प्लाज्मोडियम काट देता है तो आपको दोबारा मलेरिया हो जाएगा। तीसरे टाइप का प्लाज्मोडियम मच्छर प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर देता है, कोई दोबारा मलेरिया हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है ना मलेरिया की जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन जो है ना अभी तक जो है ना नहीं बना पाई है। लेकिन एक दो वैक्सीन बनी है जो हमारे पास जो है ना जो सबसे ज़्यादा जो मलेरिया की टाइप्स होती है, जो हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम है, जिसकी वजह से जो है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा मर भी सकते हैं, 90% इसके मरने की रेशो होती है, इसकी हमारे पास वैक्सीन अभी तक बनी हुई है। तो हम पहले जो है ना पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मोडियम की आगे टाइप्स कितनी है। प्लाज्मोडियम की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। प्लाज्मोडियम की जो सबसे मेन टाइप होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम सबसे जो है ना डेंजरस टाइप्स है, इसमें 90% लोग मर जाते हैं। 90% लोग अगर मलेरिया की वजह से मरते हैं ना, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम की वजह से बनते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना हमारे पास जो मलिग्नेंट टाइप की जो है ना मलेरिया काज करता है। आपने कैंसर के पे पढ़े होगा कि 2 किस्म के कैंसर होते हैं, B9 कैंसर होता है हमारे पास और मैलिग्नेंट कैंसर होता है। B9 कैंसर वो होता है जिसमें ट्यूमर बन जाते हैं लेकिन लोकलाइज्ड होते हैं, उस एरिया को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द इधर उधर फैल जाते हैं, ब्लड सेल्स में जाते हैं, इधर उधर ट्रांसमिट होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो है ना कैंसर के सिम्टम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम है वो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। मैलिग्नेंट का आपको पता लग गया कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसके सिम्टम्स और सीवियर होते जाएंगे, इसके सिम्टम जो है ना और ज़्यादा सीवियर होते जाएंगे और ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। और टर्शियन मलेरिया का मतलब ये है कि टर्शियन का मतलब ये होता है कि 3 दिन बाद इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, मेजॉरिटी ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होने के बाद जो है ना 3 दिनों बाद अपने सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देंगे, यानी 48 आवर्स के बाद जो है ना इनकी बॉडी के जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये उसकी जो अपनी सिम्टम्स है वो शो करना स्टार्ट कर देगा और रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट आउट कर देगा। यहाँ तक हमें पता हो जाएगा कि हमारे पास जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम है तकरीबन जो है ना 90% जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम की वजह से ही होता है। और इन तीनों को जो है ना कैरी आउट करने वाला मॉस्किटो एक ही है। किसी के पास प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम आ जाता है, किसी के पास कोई चीज़, सिर्फ जो है ना इनकी मॉर्फोलॉजी थ्योरी डिफरेंट है और इनका जो अपना स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मोडियम का वो डिफरेंट होता है। यानी प्लाज्मोडियम का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ें तो प्लाज्मोडियम ना इस तरह का कीड़ा टाइप का है, जो ये वाली इसे पेडिकल्स कहते हैं, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म पड़ा होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर किस्म के प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम वाइवक्स में लादा होगा, प्लाज्मोडियम ओवेल में लादा होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफोरम में लादा होता है, सारों के अंदर प्लाज्मोडियम फ्लूइड लादा होता है, जिसकी वजह से ये प्लाज्मोडियम बदल जाता है और प्लाज्मोडियम बदलने की वजह से मलेरिया बदल जाता है और उसकी सिम्टम्स बदल जाती हैं। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम होता है 90% जो लोग होते हैं ना उनको ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम होता है। 90% लोग तकरीबन जो है ना इसको, अगर किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम हो जाता है ना, अब तो बड़ा ईजी होगा इलाज। पहले मलेरिया का इलाज बड़ा मुश्किल होता था, इलाज होता ही नहीं था, लोग समझते थे कि नॉर्मली समझते थे कि हमें बुखार हो गया बस,
आके ठंडी पट्टियाँ करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है ना बुखार दर्द की दवाई दे देते थे, या जड़ी बूटियों का जो इलाज होता था वो दे देते थे। बड़ा मुश्किल होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो बड़ा इलाज इजी हो गया। आपको अगर हल्का सा बुखार हो, जाके क्यूनिन की 2 टैबलेट्स ले लें, प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम हो, जो किस्म की जिस किस्म का मर्जी हो, प्लाज्मोडियम अवेल हो, सारे मलेरिया ठीक हो जाते हैं उसके। अब तो बहुत, लेकिन इसने बहुत बंदे मारे हैं। आपको बता, जो 90% लोग होते हैं ना तकरीबन जो मर जाते हैं मलेरिया की वजह से, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम की वजह से बनते हैं। बाकी एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम अवेल, ये इतना ज़्यादा जो है ना सीवियर नहीं होता। प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम ये मैलिग्नेंट होता है, और बाकी जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ये बिनाइन टर्शियन मलेरिया क्रिएट करता है। B9 का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो है ना ये इतना सीवियर नहीं अटैक करता, और टर्शियन का मतलब ये है कि 3 दिनों बाद जो है ना अपने सिम्टम शो करना, यानी 3 दिनों बाद हमें आहिस्ता आहिस्ता बुखार के सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज़, इसका भी 14 डेज़ होता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यानी 12 डेज़। जो आपको ये जो टर्शियन का मतलब ये है कि 3 दिनों बाद जो है ना जब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाता है तो 3 दिनों बाद जो है ना ये अपने सिम्टम शो करता है। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ का मतलब ये है कि 14 दिनों हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम एंटर हुआ तो ये 14 दिनों तक जो है ना अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ाता रहेगा जो लिवर के अंदर। उसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएगा, वहाँ पे जो है ना ये अपनी तादाद को बढ़ाता रहेगा 14 डेज़ तक ये इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद 14 दिनों के बाद जो है ना ये 3 दिन और मजीद लेगा। 3 दिन मजीद लेने के बाद ये टर्शियन में कन्वर्ट होगा, यानी रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देगा। उसके बाद ये बाहर आएगा और अपने सिम्टम शो करेगा। ये इनके पास प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम अवेल जो है ना बिल्कुल माइन्यूट है, ये बहुत कम होता है। 1 to 2% लोगों को ये प्लाज्मोडियम अवेल वाला सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास प्लाज्मोडियम का होगा। अब हम आते हैं कि लाइफ मोड कैसा है इसका, ठीक है। प्लाज्मोडियम किस तरह हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। हम देखें हमारी मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर आगे किसी मच्छर ने, मिसाल के तौर पर ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने आके मुझे काटा। मॉस्किटो ने जैसे ही मुझे काटा, मॉस्किटो के पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मॉस्किटो के जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर पहले से ही प्लाज्मोडियम स्टोर हुआ होता है। उसके बॉडी प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। हमें कैसे पता लगे कि प्लाज्मोडियम हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर होता है? वो इस तरह पता लगा कि हमें पता है कि मॉर्गन्स जो है ना स्टडी कर रहे थे। मॉर्गन्स हमने जेनेटिक पढ़ा हुआ है। मॉर्गन्स जो है ना सेक्सुअल डिटेल के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किस तरह जो है ना नेक्स्ट स्पीशीज जो है ना मेल या फीमेल पैदा होती है। तो उन्होंने जो है ना फीमेल मॉस्किटो को यूज़ किया था, और फीमेल मॉस्किटो के जो उन्होंने डीएनए को यूज़ किया था ना, वो डीएनए स्लाइवरी ग्लैंड से निकाला था। तो स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर ही जो है ना उनको प्लाज्मोडियम मिले थे। फिर आगे फर्दर स्टडी हुई थी, लेकिन इन्होंने नहीं की थी, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने की थी। तो हमें पता है कि प्लाज्मोडियम जो है ना स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर मौजूद होता है। तो स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम था। वो प्लाज्मोडियम मिसाल के तौर पे किस मच्छर ने मुझे काटा, यहाँ पे मेरी ब्लड की वेसल जा रही थी, यानी मच्छर ने अपनी जो स्किन थी, जो ट्यूब थी, यहाँ पे ब्लड सेल्स के अंदर इंटेक की। जैसे ही वो ब्लड सेल्स के अंदर अपनी ट्यूब इंटेक करेगा ताकि वो ब्लड को सक आउट कर सके, तो वो क्या करेगा, उसका स्लाइवा भी यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। जब उसका स्लाइवा रिलीज़ होगा, उसके स्लाइवा के अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम भी होगा, जाहिर सी बात है। अब वो प्लाज्मोडियम भी होगा, वो प्लाज्मोडियम के पास अब कोई लोकोमोटरी ऑर्गन तो है नहीं कि जिसकी वजह से वो आगे ट्रैवल कर सके। ब्लड फ्लो कर रहा है, लिक्विड है, तो वो भी फ्लो आउट करना स्टार्ट कर देगा। और करते वो ब्लड जो है ना, आपको पता है कि वो लिवर के पास एक टाइम आएगा, वो ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से पंप करेगा, और जो है हमारे पास हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए वो लिवर के पास आ जाएगा। लिवर के पास आ गया, लिवर के पास जब आ गया ना, लिवर के अंदर क्या होंगे, ज़्यादा सेल्स, यहाँ पे लिवर के अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। हमें पता है हेपेटोसाइट्स लिवर के अंदर, मैं लिवर की मार्फोलॉजी के अंदर नहीं जाऊँगा कि किस तरह लिवर के सेल होते हैं। लिवर के हर सेल जो है ना प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। आगे यूँ स्ट्रक्चर टाइप का होता है, इसके हर सेल जो है ना यूँ प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। यानी इनका जो हर सेल लिवर का होता है ना, वो ब्लड के साथ, ब्लड की कैपिलरीज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है हर सेल। तो ये क्या करते हैं, हेपेटोसाइट्स के अंदर चले जाएंगे। हेपेटोसाइट्स के अंदर जाने के लिए हेपेटोसाइट की सेल मेम्ब्रेन को पिर्च आउट करेंगे। पिर्च आउट करने के लिए इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, वो सेल मेम्ब्रेन को काट देंगे। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होंगे, सेल्स के अंदर एंटर होंगे लिवर सेल्स के, अब ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मल्टीपल एसेक्सुअली मीन्स, यानी इनको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होना है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे सवाल पूछेंगे जब हमारे ब्लड के अंदर गए तो ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्होंने इनको मार क्यों नहीं दिया। वो इनको मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उनके साथ पूरा मुकाबला करते हैं। और जब हमें मलेरिया होता है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह है कि वो वाइट ब्लड सेल्स को चकमा दे के जो है ना लिवर सेल्स के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए। अब जब एक बार लिवर सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद इनको डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता। ये डिवाइड होते रहते हैं। जब ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं ना, तो एक क्लस्टर टाइप का बना लेते हैं, यानी हेपेटोसाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक
ठीक है, हज़ारों की तादाद में। अब शुरू में क्या था कि बैक्टीरिया ने जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर हुआ था वो स्पोरोसाइट था। ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक हेपेटोसाइट है, ये पूरा मैंने हेपेटोसाइट का एक सेल बनाया हुआ है। हेपेटोसाइट्स के अंदर जो ये स्पोरोसाइट्स थे, जो स्पोरोसाइट्स क्या है, प्लाज्मोडियम की जो है ना इमेच्योर फॉर्म है। जो प्लाज्मोडियम इंटेक होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो प्लाज्मोडियम के फॉर्म में नहीं इंटेक करते कि मच्छर आए प्लाज्मोडियम लिया और प्लाज्मोडियम के फॉर्म में इंटेक कर दिया। वो स्पोरोसाइट की फॉर्म में जो है ना मच्छर हमें काटते हैं और स्पोरोसाइट की फॉर्म में प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। फिर वो स्पोरोसाइट क्या करते हैं, वो स्पोरोसाइट हमारे लिवर सेल्स के अंदर गए, हेपेटोसाइट्स के अंदर गए। हेपेटोसाइट्स के अंदर जाने के बाद वो एसेक्सुअल मीन्स के द्वारा बार बार डिवाइड होते रहते हैं, हज़ारों की फॉर्म में हो जाते हैं। अब जब वो हज़ारों की फॉर्म में हो जाते हैं ना, तो वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मीरोजोइट्स बना लेते हैं। मीरोजोइट्स बनाने के पहले जो है ना वो क्रिप्टोजोइट्स बनाएंगे। क्रिप्टोजोइट्स बनाने के बाद जो है ना क्या करेंगे, ये जो क्रिप्टोजोइट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये बस्ट हो जाता है। उसके बाद ये साथ वाले हेपेटोसाइट्स में चले जाएंगे, वो जो है ना मेटाक्रिप्टोजोइट्स बना लेंगे। फिर करते इर्द गिर्द जो जितने भी थोड़े वो जो है ना हमारे पास हेपेटोसाइट्स होते हैं इर्द गिर्द, वो सारे हेपेटोसाइट्स को ये डैमेज कर देते हैं। अब वो डैमेज करने के बाद ये जो मेटाक्रिप्टोजोइट्स होते हैं ये हमारे पास मीसोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीरोजोइट्स में कन्वर्ट होते हैं। और ये मीरोजोइट जो है ना, जैसे ये मीरोजोइट रिलीज़ होते हैं, ये मीरोजोइट भी क्या करते हैं, हेपेटोसाइट्स को जो है ना बर्स्ट आउट करते हैं। बर्स्ट आउट करने के बाद ये मीरोजोइट रिलीज़ हो जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, नॉर्मल ब्लड के अंदर, ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर रिलीज़ होने के बाद इन्होंने क्या करना है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाना है और रेड ब्लड सेल्स को इन्होंने नुकसान पहुँचाना है। अब ये क्या करेंगे, ये जो मीरोजोइट्स है ये चले जाएंगे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ये मैंने एम से शो किया हुआ कि ये हमारे पास मीरोजोइट्स हैं। ये मीरोजोइट जो है ना रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाएंगे और रेड ब्लड सेल्स को अंदर नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। यानी ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे कंटिन्यूसली। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहे होंगे और जब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे तो ये रेड ब्लड सेल्स को भी जो है ना मतलब रेड ब्लड सेल्स जितना भी होगा, हमें पता है रेड ब्लड सेल 95% हीमोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। ये हीमोग्लोबिन को ही तोड़ देते हैं और हीमोग्लोबिन को तोड़ने के बाद हीम में तोड़ते हैं और फिर हीमोग्लोबिन को हीम में तोड़ने के बाद अपनी जो है ना प्रोटीन्स बनवा रहे होते हैं। हमें पता है हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, तो वो ग्लोबिन से अपनी प्रोटीन बना लेते हैं और हीम को यूज़ करते हैं आगे जो है ना अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये जब हीम को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो ये क्या करते हैं, तो जब हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्पेस बच जाएगी और स्पेस के अंदर मीरोजोइट्स जो है ना स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मीरोजोइट्स स्टोर होंगे। ये मीरोजोइट्स क्या करेंगे, फिर रेड ब्लड सेल्स को भी बस्ट आउट कर देंगे। रेड ब्लड सेल्स को बस्ट आउट करने के बाद क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, हमें अनीमिया स्टार्ट हो जाएगा। अनीमिया होगा, हमारे अंदर ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। और ये जब रेड ब्लड सेल्स बस्ट हो रहे होते हैं ना, फट रहे होते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स फट रहे होते हैं तो हमें जो है ना ठंड लग रही होती है, हमें बुखार स्टार्ट हो रहा होता है। जब ये हमारी जैसे ही रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे होंगे तो ये रेड ब्लड सेल्स हमारे हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को पता लगेगा कि यार रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर रेस आउट करा देगा और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की वजह से क्या होगा कि हमें बुखार लग रहा होगा, ठंड लग रही होगी, हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी और मे भी जो है ना जो मलेरिया के फर्दर सिम्टम्स है वो हमें शो होना स्टार्ट हो जाए। तो ये मैं मलेरिया के बारे में ये आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आपने मलेरिया के बारे में फर्दर इसी तरह आपको ये फर्दर डिटेल से पढ़ना है तो आप पार्ट 2 भी हमारा कंटिन्यू करके देख सकते हैं।